हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कवि सेनापति के बारे में। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। रीति काव्य परंपरा में सेनापति का विशेष स्थान है, यानी ये भी रीति काल के ही कवि माने जाते हैं। इनके पितामह का नाम परशुराम दीक्षित तथा पिता का नाम गंगाधर दीक्षित था। पितामह यानी दादा का क्या नाम था? परशुराम, और पिताजी का नाम गंगाधर दीक्षित था। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। इनके पिता गंगा के किनारे अनूप बस्ती में रहते थे। जनश्रुति के अनुसार सेनापति अनूप शहर, जिला बुलंदशहर के निवासी थे। सेनापति संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। ये कौन सी भाषा के ज्ञाता थे? संस्कृत के। सेनापति की दो रचनाएं मानी जाती हैं, एक तो कवित रत्नाकर और दूसरी काव्य कल्प द्रुम। विद्वानों का ये भी मानना है कि ये दोनों एक ही ग्रंथ है। कवित रत्नाकर में 5 तरंगे तथा 394 छंद हैं। श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। कवि परिचय अगर आ जाए परीक्षा में तो ये लिखना आवश्यक होता है। तो श्लेष इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। इनके पदों में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण मिलता है। इन्होंने ऋतुओं का वर्णन बहुत ही अच्छे से किया है, और इन्होंने कई तो ऐसे पद लिखे हैं जिनमें एक ही पद में इन्होंने दो दो ऋतुओं का वर्णन भी कर दिया है। इन्होंने शरद, गर्मी और वर्षा ऋतु के मनमोहक चित्र प्रस्तुत किए हैं। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का तो इन्होंने अद्भुत वर्णन किया है, और ये राम भक्त कवि हैं। तो एक तो सेनापति अपने ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं, और दूसरे ये राम भक्त कवि हैं। इसके पश्चात आगे देखें, सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। ये कौन सी भाषा ज्ञान रखते थे? ब्रज भाषा का। प्रवाह युक्त भावानुकूल भाषा प्रयोग इनके काव्य में की उल्लेखनीय विशेषता है। इनकी भाषा में ओज, प्रसाद और माधुर्य गुणों का अद्भुत संयोग है। इन्होंने तीनों गुणों को अपने काव्य में स्थान दिया है। इनके काव्य में सहजता है तथा संस्कृत निष्ठ शब्दावली होते हुए भी कहीं पर भी कलिष्टता नहीं आई है। हमें बताया था ये संस्कृत का प्रकांड पंडित माने जाते हैं, तो इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग अपने पदों में किया है। अब हम देखते हैं पाठ परिचय कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस पाठ में क्रमशः 2 पद वसंत ऋतु तथा 2 पद ग्रीष्म ऋतु से संबंधित हैं। ऋतु वर्णन के पद सेनापति के प्रकृति विषयक सूक्ष्म निरीक्षण और उनकी सौंदर्य अनुभूति को उद्घाटित करने वाले हैं। प्रथम 2 पदों में ऋतुराज वसंत के आगमन और उसके प्रभाव का वर्णन कवि ने बड़ी भावुकता के साथ किया है। ऋतुराज वसंत एक राजा की तरह पूरे दल और बल के साथ आता है। शेष 2 पदों में ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव को व्यक्त किया गया है। ग्रीष्म ऋतु के आगमन से पूर्व ही तल घरों को सुधारा जाता है। ग्रीष्म ऋतु आती है उससे पहले ही तल घरों को साफ कर लिया जाता है। जल यंत्र यानी कि कूलर हैं, एसी है, इन सबको जल यंत्रों का रख रखाव करके इत्र, गुलाब जल आदि की व्यवस्था पहले से ही कर ली जाती है। भाव के अनुसार भाषा का प्रयोग यहाँ द्रष्टव्य है। तो अब देखें ऋतु वर्णन। सबसे पहला हम पद पढ़ लेते हैं। ये ऋतु वर्णन है, इन्होंने वसंत ऋतु के बारे में किया है। तो इस पद में हम क्या देखेंगे? इसमें कवि वन और उपवन में ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन का वर्णन करते हैं, और उनके साथ में ही संपूर्ण समाज उनके साथ आया है। उनकी जो दल बदल हैं, वो सारी जो सेनाएं हैं, दल बल, वो सारी साथ में लेकर आए हैं ये। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। कि बरन बरन यानी अनेक वर्णों के रंग बिरंगे, तरु यानी पेड़, फूले यानी फूल, उपवन बाग बगीचों में, उपवन और बनों में, बाग बगीचों में, सोई वही, चतुरंग यानी चतुरंगिणी जो सेना होती है। चतुरंगिणी यानी 4 प्रकार की सेना होती है, हाथी की, घोड़े की, रथ सैनिक और पैदल सैनिक, तो उसको हम कहते हैं चतुरंगिणी सेना। संग यानी साथ में, दल यानी सैनिकों के, लहियत यानी लेकर के आ रहे हैं। कि कवि कहते हैं कि ऋतुराज वसंत आ रहे हैं और अपने साथ में बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है।
कि बसंत जो राजा के रूप में पधार रहे हैं वो रंग बिरंगे पेड़ फूल बगीचों में चारों ओर से अपनी 4 प्रकार की सेनाएं लेकर के आ रहे हैं। यानी जो बगीचे में पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, वन बगीचा, ये सब को क्या माना है, इनको चतुरंगिणी सेना माना है। और इनके साथ में ही वसंत आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो ही बसंत ऋतु आती है चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ फूल पुष्प आ जाते हैं। तो उनके बारे में कहा है, ये अपनी उसी चतुरंगिणी सेना के साथ में पधार रहे हैं। बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियत है। बंदी जिमि बोलत, बंदी जन आप जानते होंगे, जो राजाओं का यशोगान करने वाले लोग थे, भाट वगैरह, उनके लिए कहा गया है। बंदी जिमी यानी जैसे, बोलत बिरद, बिरद यानी वंश की यशोगान करते हैं उसको कहते हैं बिरद। वीर कोकिल है, कोकिल यानी कोयल है। और ऐसे लग रहा है कि जो राजा आ रहे हैं तो कोयल गीत गा गा करके उनके यशोगान का वर्णन कर रही है। ऐसे लग रही है कि जिस प्रकार से राजा के यशोगान का वर्णन भाट लोग करते हैं, तो उसी प्रकार से कोयल भी राजा के यशोगान का वर्णन कर रही है। जब कोयल बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो राजा का यश का गुणगान कर रही है। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। और गुंजत मधुप, मधुप यानी भ्रमर, गान गुण यानी गुणगान गा रहे हैं, संगीत का आनंद ले रहे हैं। गहियत है यानी ग्रहण कर रहे हैं, यह गायक के रूप में हैं। तो गुंजत मधुप गान गुण गहियत है, जो भंवरों का समूह है उसकी गुंजार में ही महाराजा वसंत गायक कलाकारों के संगीत का आनंद ले रहे हैं। यानी कि जब मधुप भ्रमर गा रहे हैं, वो धू धू की जब ध्वनि गा रहे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाराजा वसंत के वो गायक कलाकार हैं और वसंत है उनके संगीत का आनंद ले रहे हैं। आवे आस पास पुहपन की सुबास सोई, सौंदे के सुगंध मांझ सने रहियत है। आवे आस पास पुहपन, पुहपन यानी पुष्पों की, सुबास यानी कि सुगंध, सौंधे यानी हल्की हल्की, के सुगंध मांझ सने रहियत है, मांझ यानी में, सने, सने यानी कि लिप्त हो रहे हैं, कि चारों ओर पुष्पों की इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। और उस हल्की हल्की सुगंध में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राजा के सहित सब लोग हैं उस हल्की हल्की सुगंध में लिप्त हो रहे हैं। कि जब चारों ओर पुष्पों की अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है तो सुगंध ऐसी लग रही है कि राजा तो आ ही रहे हैं, राजा की तो चारों ओर से खुशबू आ रही है, साथ में जो उनके सैनिक वगैरह हैं, उनके जो गुणगान करने वाले हैं, उनके जो गायक कलाकार हैं, वो भी उस सुगंध में लिप्त हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। कि शोभा को समाज की शोभा बढ़ाने वाले सेनापति सुख साज यानी सुखों के साधन लेकर के आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। आज बसंत जो ऋतुराज बसंत है वो अपनी समाज की शोभा बढ़ाते हुए, सारे समाज को साथ में लेते हुए, सुखों के साधनों के सहित आज वसंत ऋतुराज यहाँ पर आ रहे हैं। और उन्हीं को ऋतुराज वसंत कहियत यानी कहा जाता है। तो देखिए, पहले तो इसके अंतर्गत आप देखिए बरन, बरन जो शब्द है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ में देखिए उपवन बन, और इसके साथ में बोलत बिरद बीर कोकिल, और इसके साथ में गान गुण गहियत, और सौंधे की सुगंध मांझ सने रहियत हैं, शोभा को समाज सेनापति सुख साज। इन सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और फिर इन सब को क्या रूप दिया गया है, जो तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। और रूपक में भी कौन सा अलंकार होगा, सांग रूपक होगा। क्योंकि इनमें देखो जगह जगह है
प्रस्तुत किया गया है। यानी कि केवल एक बार अगर किसी को रूप दिया जाए, अभेद आरोपित किया जाए उपमेय और उपमान में, तब तो वो रूपक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रत्येक लाइन में अलग अलग रूप दिए गए हैं, अलग अलग तरह से अभेद आरोपित किया गया उपमेय पर उपमान का, तो इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार माना जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला पद हम देखते हैं। अगला पद है, मलय समीर शुभ सौरभ धरण धीर सरबर नीर जन मज्जन के काज के। इस पद में क्या है कि कवि ने वसंत ऋतु के प्राकृतिक जो शोभा है, वसंत ऋतु आई है तो उसकी प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। मलय समीर यानी मलय जो पर्वत है जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं, तो उससे जो सुगंधित हवा आती है, समीर यानी हवा और शुभ यानी सुंदर, जो सुंदर सुगंधित हवा आती है उसके बारे में कहा गया मलय समीर। सौरभ यानी सुगंधित, धरण धीर, धरण यानी धारण करने वाले और धीर यानी धैर्य, कि मलय समीर यानी सुगंधित हवा, शुभ यानी सुंदर, सौरभ यानी सुगंध, धरण यानी धारण करके, धीर यानी धीरे या धैर्य के साथ। सरबर नीर, सरबर यानी सरोवर का, नीर यानी जल, जन यानी लोग, मज्जन, मज्जन यानी स्नान, के काज के यानी काम के योग्य। तो ये कह रहे हैं कि वसंत ऋतु आने पर जो मलय समीर है, चंदन से युक्त जो सुगंधित हवा है, वो मनमोहक यानी कि जो गंध से युक्त पवन है वो मनमोहक अवस्था में धीरे धीरे चल रही है, या उन्होंने मनमोहक अवस्था धारण करके वसंत ऋतु आने पर सुगंधित हवा धीरे धीरे चल रही है। सरबर नीर जन मज्जन के काज के, और जो सरोवर का नीर है, जो तालाबों का जल है, वो तालाबों का जल स्वच्छ हो जाने से वह लोगों द्वारा स्नान किए जाने योग्य हो गया है। कि सरबर नीर सरोवर का जल जन यानी लोगों के, मज्जन के काज के स्नान के योग्य हो गया है। मधुकर मधुकर पुंज पुनि मंजुल करत गुंज, सुदरत कुंज सम सदन समाज के। मधुकर, मधुकर यानी भ्रमर, जो फूलों पर भ्रमर बैठते हैं। पुंज यानी समूह है। पुनि, पुनि यानी साथ में ही। मंजुल, मंजुल यानी कि मधुर मधुर या अच्छा अच्छा। गुंज, गुंज यानी गुंजन करते हैं। और साथ में ही फूलों पर भ्रमर अपने समूह के साथ में मधुर मधुर गुंजन कर रहे हैं। सुधरत कुंज सम सदन समाज के, और सुधरत यानी सुधारा जा रहा है, कुंज यानी वन के समान, सम यानी समान, सदन यानी अपने घर को, समाज के यानी लोगों के द्वारा, कि जब वसंत आ गया है तो लोगों के घर भी कुंजों के समान सुधारे जाने लगे हैं, यानी लोग अपने अपने घरों को सुंदर कुंज के समान, वन के समान सुधार रहे हैं। क्योंकि पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो घर भी ऐसे लगता है जैसे कि कोई सुंदर कुंज हो। व्याकुल वियोगी जोग कै सके न जोगी, तहाँ बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। व्याकुल वियोगी, तो जो वियोगी लोग हैं, जो योगी लोग हैं, जो योग साधना करते हैं, जो इस सांसारिकता की मोह माया से दूर हैं, तो वो क्या करते हैं, व्याकुल वियोगी। तो ऐसी ऋतु में, वसंत के मादक परिवेश में वो वियोगी भी व्याकुल हो जाते हैं। जोग के सके न जोगी, और जो योगी हैं वो अपने योग की साधना नहीं कर सकते हैं। योगी लोग इस वसंती वातावरण में योग साधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो योगी लोग हैं, जिनको सांसारिकता से कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग भी इस मादक परिवेश के कारण अपने योग में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तहाँ यानी वहाँ तो बिहरत भोगी सेनापति सुख साज के। बिहरत यानी विचरण करते हैं, भोगी जो इस सांसारिकता में लिप्त रहते हैं, तो वो भोगी लोग सेनापति सुख साज के, कवि सेनापति कह रहे हैं, सुख साज के, वो तो सुख सज्जा का आनंद ले रहे हैं। और जो यहाँ पर विचरण करने वाले सुख साधनों का लाभ उठाने वाले, भोग करने वाले व्यक्ति हैं, वो यहाँ पर सुख का आनंद लेते हैं। कि जब वसंत का आगमन होता है
तो वसंत के आगमन के कारण जो भोगी लोग होते हैं, जो सुख साधनों का भोग करते हैं, वो ही लोग उस सुख का आनंद ले पाते हैं, क्योंकि योगी लोगों को तो वसंत का सौंदर्य योगी लोगों के मन को चंचलित कर देता है, तो इसलिए वो इस समय परेशान रहते हैं। सघन तरु लसत बोले पिक कुलसत, देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के। सघन, सघन यानी कि होता है घने, तरु यानी वृक्ष, लसत, लसत यानी सुशोभित हो रहे हैं, पिक, पिक यानी कि कोयल, कुल, कुल, कोयल, कुल, कुल यानी समूह है, सत, सत यानी सैकड़ों, देखो ही यानी हृदय को, हुलसत, हुलसत यानी प्रसन्नचित आए ऋतुराज के, कि ऋतुराज जब आ जाते हैं, ऋतुराज वसंत जब आते हैं, तो वसंत ऋतु के आगमन के कारण वृक्ष भी सघन तरु लसत, कि जो वृक्ष हैं वो भी सघन घने हो गए हैं, वो भी पल्लवित हो गए हैं, लसत यानी सुशोभित हो रहे हैं। जो ऋतुराज वसंत के आगमन से वृक्ष वृक्ष भी पल्लवित हो गए हैं। बोले पिक कुल सत, और जो सैकड़ों कोयलों का समूह है, कोयल है, वो भी मधुर आवाज में बोल रही है। देखो ये हुलसत आए ऋतुराज के, देखो कि तुम देखो, सेनापति कहते हैं लोगों के हृदय को प्रसन्नचित करने के लिए ऋतुराज वसंत आए हैं, कि लोगों के हृदय वो प्रसन्नता से भर गए हैं, क्योंकि ऋतुराज वसंत का आगमन हो गया है। तो इसके अंतर्गत भी आप देखें, समीर शुभ सौरभ, तो यहाँ पर समीर शुभ सौरभ में अनुप्रास अलंकार है, धरन धीर में अनुप्रास अलंकार है, के काज के में अनुप्रास अलंकार है, पुंज पुनि इसमें अनुप्रास अलंकार है, और इसके साथ में ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। और इस लाइन में देखिए, सुदरत कुंज सम सदन समाज के, तो जहाँ पर आपने पढ़ा होगा उपमेय और उपमान में समानता दर्शाई जाती है, और साथ में जो वाचक शब्द हैं से, समान, सम, सदृश, ये सब जहाँ पर आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। और तो देखिए, इस पद के अंतर्गत कवि सेनापति के द्वारा वसंत ऋतु के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये दोनों पद समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके जो आगे के पद हैं वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।